हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नाउ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा। मेरा नाम है आदित्य किदारी। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और मेरा सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, मेरे हैंडल्स हैं, उनके उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें यहाँ पे दी हुई है। आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरे डेली अपडेट्स विद रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डालते रहता हूँ, बेसिकली मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का टॉपिक बात करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? द सेंटर हैज नोटिफाइड न्यू लैंड लॉज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी रीजन, ending the exclusive rights enjoyed by the local population over land under the now diluted Article 370। आपको इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 370 हुआ करता था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया गया है। तो उसके वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अभी जम्मू कश्मीर में एक यूनियन टेरिटरी करके डिक्लेयर कर दिया गया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गई है और जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी हो गया है। ठीक है, उस हिसाब से अभी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है। तो अभी यहाँ पे ऊपर का जो ग्रीनिश एरिया है वो दैट इज एलओसी, दैट इज सॉरी, नॉट एलओसी, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके बोलते हैं उसको। तो अभी इतना जो रीजन नीचे जो ब्लू कलर का लद्दाख दिया है, थोड़ा कश्मीर और जम्मू ग्रीन एंड ऑरेंज में दिया है, उसके लिए लैंड लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। चलिए बात करते हैं क्या 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 चेंजेस हैं। The introduction of the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganization Adaptation of Central Laws Third Order 2020 by the Ministry of Home Affairs has resulted in the repeal of at least 11 land laws in the vogue in Jammu and Kashmir earlier। ये याद रखिए, उन्होंने एक ऑर्डर पास की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020 में पास किया गया। उसके वजह से इसके पहले जो 11 लॉज थे जो कि लैंड को रेगुलेट करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट दैट हैड रिजल्टेड इन द फेमस लैंड टू टिलर राइट्स। ये सारे जो हक हुआ करते थे पहले की, सो सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकल पॉपुलेशन हुआ करता था, वही सिर्फ वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता था। अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे जो डोमिसाइल्ड नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही सिर्फ वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे, जिसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लॉज को ओवरटर्न करने के लिए। चलिए क्या क्या चेंजेस लाए वो देखते हैं। Under the newly introduced Act, Jammu and Kashmir Development Act, the term being permanent resident of the state as a criteria has been omitted। तो इससे क्या होगा, जो परमानेंट रेजिडेंट जो रहते थे जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ वही और वही लोग ज़मीन खरीद सकते थे, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा जिसको या बंदी इन्वेस्ट करना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर में, ज़मीन खरीदना चाहती है, वो कर सकते हैं। नो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज शैल बी यूज फॉर एनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। ये तो नॉर्मली ये हर जगह पे होता है कि अगर भाई एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई लैंड है तो वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर चीज के लिए आप मतलब कोई बिल्डिंग, सोसाइटी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, आईटी सेक्टर नहीं खोल सकते। वहाँ पे सिर्फ खेती और खेती ही होगी। ये तो नॉर्मली हर स्टेट में ये लॉ एप्लीकेबल है। ओके, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगर परमिशन लेते हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पस के अलावा भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन लगेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद द गवर्नमेंट में नाउ ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ लैंड, मतलब वो एक लैंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल, और सीनियर सेकेंडरी और हायर और स्पेशलिस्ट एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर कोई जमीन को ट्रांसफर करना है एजुकेशनल पर्पस के लिए या हेल्थ केयर के लिए, मतलब हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए, तो गवर्नमेंट वो कर सकता है। पहले वो नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम भी खोलनी तो वो जो इंडिविजुअल को ट्रांसफर करने वाले वो भी जम्मू एंड कश्मीर का ही बंदा होना या बंदी होनी चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता था कि गवर्नमेंट काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे, जिसके अंदर जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होते हैं जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, वो तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। अभी ये नहीं होगा, अभी ये अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। नो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्गेज ऑफ द लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। ये याद रखिएगा भैया, बेचना हो या कोई गिफ्ट करना है या एक्सचेंज करना है या मॉर्गेज करना है, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर या उसके रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिविजुअल नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं है। ओके, तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ है वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा।
एन आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर कैन डिक्लेयर एन एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे स्ट्रेटेजिक एरिया का जो अधिकार होता है वो एक आर्मी ऑफिसर के पास होता है। ओके, ओनली फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही वो उसको स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नॉर्थ ईस्ट का एक फोटो लगाया है जहाँ पे त्रिपुरा के बारे में बात किया जा रहा है, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। उसको स्ट्रैटेजिक एरिया करके माना जाता है, डिस्टर्ब्ड एरिया करके माना जाता है। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया या वहाँ का जो आर्मी ऑफिसर होता है वो रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन होती है ना उसको कई बार तकलीफ हो जाती है कि अगर कोई एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया कर दिया तो काफ़ी जो एक्टिविटीज़ होती है नॉर्मल इंसान वहाँ पे कर नहीं पाता। सारा एरिया लिटरली आर्मी के हाथ में चला जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आर्मी के हाथ में जाओगे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के भी लोग इससे नाखुश हैं। ओके, उसके बाद अभी नीड क्या है? The center has been arguing that Article 370 hampered development in the Union Territory as investors were unable to purchase land prior to August 5, 2019। याद रखिएगा कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पे हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर करने के लिए भी आर्मी ऑफिसर को उसकी परमिशन लगती है, या हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर के लिए भी जब भी आपको ये करना होता है लैंड एक्वायर करना पड़ता है, तो लैंड एक्वायर ही नहीं कर पाते थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो कायदे थे वो बाहर के इंडिविजुअल को, जम्मू कश्मीर के बाहर का जो डोमिसाइल था उसको अलाउ ही नहीं किया जाता था। इससे तो अगर बाकी के भारतीयों को ही अगर जमीन नहीं ले सकते तो फॉरेन का, अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल होगा, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इम्प्लीकेशंस क्या है? पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर कैन नाउ परचेज लैंड इन द यूनियन टेरिटरी। ये सिंपल है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बात करूं तो काफी लोग जो है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो दिखाया कि काफी लोग नाखुश है कि इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे। लोग मतलब पाकिस्तान के लोग भी एंटर करते हैं वहाँ पे, नेपाल के लोग एंटर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का पहले से बहुत सारा प्रॉब्लम है, कर्फ्यू चलता है वहाँ पे, मिलिट्री का, आर्मी का बहुत ज़्यादा होल्ड है, टेररिस्ट वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर आप जो अपने 360 आर्टिकल 370 हटा दिया, उसके बाद अभी ये लैंड लॉस में चेंजेस ला दिए गए, तो काफ़ी लोग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नाखुश होंगे। तो अभी उनके लिए डेवलपमेंट ही एक आंसर है। जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, एजुकेशन सेक्टर बनेगा, वहाँ पे कंपनीज खड़ी होंगी, तब जाके उनको जॉब्स मिलेंगे। और तभी जाके उनका जो फियर है या जो उनके दिल में डर है कि भाई एक तरीके से हमारी आज़ादी है, एक तरीके से हमारा हक हमसे छीने जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, वो कम होते जाएंगे जब तक उनको उस चीज़ की गारंटी नहीं मिलती। क्योंकि सालों, इतने सालों का जो रिकॉर्ड है यही दिखाता है कि एक्सप्लॉयटेशन या वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा हुए हैं। इसकी वजह से इसके आगे अभी जो लीगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में, अभी मुझे कहना चाहिए, उससे वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट अगर होती है तो नेचुरली जो आउटरेज है या जो गुस्सा है लोगों के दिलों में वो कम हो जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है कि जब डेवलपमेंट होता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो नेचुरली वहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेचुरली वहाँ का जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या जो बच्चे गलत रास्ते पे निकल जा रहे हैं, टेररिस्ट लोगों को ज्वाइन हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक करिए। वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी और को इससे हेल्प होगी। एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं अगला वाला। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इवन मेरा फेसबुक पेज भी, मैंने जहाँ पे लिंक स्टार्टिंग में स्लाइड्स में बता दिया था, वो उसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने में बनाने तब तक के लिए, मैं हूं आदित्य गिदारी, साइनिंग आउट। थैंक यू एंड जय हिंद।